सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 21 लेक्चर। इसके स्टार्टिंग के 20 लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जिन जिन ने इसके स्टार्टिंग के 20 वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो देखने से पहले आप उन स्टार्टिंग के 20 वीडियोस को देखिएगा, उसी के बाद आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, लास्ट क्लास तक हमने बात कर ली थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के बारे में। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसमें मेरा जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है बेटा, n इक्वल टू 1। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है तो उसके लिए n इक्वल टू 0 हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू 1 हो जाता है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा n जो है वो मेरे 2 के बराबर हो जाता है। अब आप सेकेंड इक्वेशन देखिए, आपको पता होगा जब हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन डिराइव कर रहे थे तो उसमें से एक इक्वेशन आई थी हमारी, LNCT इज इक्वल टू LNC नॉट माइनस KT। हाँ या ना बेटा, आई थी। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट KT इज इक्वल टू LN LN C नॉट माइनस LN CT। लिख सकता हूं बेटा। मैंने क्या किया, इस माइनस KT वाले साइन को मैं कहां ले गया बेटा, मैं ले गया यहां पे LHS में। और ये जो LNCT वाला टर्म था उसको कहां लिया है बेटा, मैं उसको लिया है मैं RHS में। बिल्कुल सही बात। अब देखो आगे देखो बेटा, के टी इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, ये प्रॉपर्टी आप बता सकते हो बेटा, ये है मेरी लॉग ए माइनस बी की। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं LN C नॉट डिवाइडेड बाय CT। लिख सकते हैं बेटा। चलो ये बात भी क्लियर। अब मुझे बताओ, अगर हमें LN को अगर लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मुझे LN को लॉग में मल्टीप्लाई करना हो, अगर लॉग में कन्वर्ट करना होता है, तो मुझे पता है LN इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10। यही होता है बेटा। चलो ठीक है, यानी इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो आगे देखो इक्वेशन क्या बनेगी, के टी इज इक्वल टू, इस ln को मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2.303 लॉग ऑफ एंटायर दिस थिंग। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, दैट इज C नॉट बाई CT टू द बेस 10। यही बात। अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा हाफ लाइफ के बारे में। यहां पे हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ के बारे में, और अगर आपको याद होगा हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जो सी नॉट वैल्यू है बेटा, सी नॉट का मतलब क्या है, सी नॉट है मेरी, सी नॉट और मेरा बेटा यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। और सीटी का मतलब क्या है बेटा, वो है बेटा मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। आप कहोगे ये भी बिल्कुल सही बात। और अगर हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ के बारे में, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो इस रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर इस इक्वेशन के लिए मैं टी हाफ बोलूं, तो यानी कि टी हाफ में मेरा क्या हो जाएगा बेटा, जो मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट हाफ हो जाएगा। हाँ या ना बेटा। तो ये दोनों टर्म उठा के इस इक्वेशन में पुट करो। फाइनली ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, देखो के इंटू टी हाफ। आपने यहां पे टी की जगह टी हाफ क्यों लिखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेटा हाफ लाइफ के बारे में। इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ अब देखो यहां पे CT की जगह आप क्या डालो, C0/2। तो आप लिखो C0 डिवाइडेड बाय C0/2। हाँ या ना। देखो C0 से C0 कटा, और यहां पे लिखो लॉग टू द बेस 10। अब देखो फाइनली क्या होगा बेटा, K इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। हाँ या ना बेटा। और मुझे पता है कि जो log 2 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.301। आप कहोगे बिल्कुल सही बात।
अब log 2 की वैल्यू उठा के यहां पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.301, यही मिलेगा बेटा। और जब आप इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 0.693, यानी कि आपका जो फाइनल यहां से जो चीज आ चुकी है बेटा, वो क्या आ चुकी है बेटा, बता सकते हो? वो आ चुका है बेटा आपका k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। हाँ या ना बेटा, ये चीज आ चुकी है बेटा आपकी। अब देखिए इस इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करके देखते हैं। आप देखना बेटा आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू, इस पूरी की वैल्यू कितनी आई थी 0.693, इज इक्वल टू 0.693, यानी कि आप यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो ये आ गया बेटा आपका फाइनल रिलेशन, जो कि रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ में आया है। किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर बेटा? अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब बेटा n इक्वल टू 1। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, यानी इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मुझे k है वो ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 5 इंटू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। चलो ठीक है। और रिएक्शन कैसी है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इस रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालो, यानी कि टी हाफ। अभी इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में हमने जो इसका हाफ लाइफ था और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन डिराइव किया था, कौन सा? दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब क्या मुझे यहां पे k की वैल्यू पता है? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। तो k की वैल्यू उठा के यहां डालो तो आपको क्या मिलेगा बेटा? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। और जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। क्लियर बेटा? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ते बेटा। आगे देखो हमारा एक और न्यूमेरिकल है। क्या कहता है बेटा? कहता है दैट शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि n इक्वल टू 1। चलो ठीक है। वो कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ द रिएक्शन, यानी जो उसकी जो रिएक्शन है वो क्या कह रहा है, उसकी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हुई थी 100% से। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। और वो कितनी कंप्लीट हो चुकी है? वो कंप्लीट हो चुकी है 99.9%। कितना? स्टार्टिंग कितनी थी? 100%, और 99.9% कंप्लीट हो चुकी है। चलो ठीक है। और इस रिएक्शन को 100% से 99.9% आने में कितना टाइम लगा? उसमें लिखा है बेटा 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। यानी ये जो टाइम था, इसमें जो टाइम लगा वो बोल रहा है कि ये जो टाइम लगा इसको किससे 100% से 99.9% आने में, इस टाइम का जब रिलेशन आया हाफ लाइफ से वो कितना निकला? इस टाइम का रिलेशन निकला 10 इंटू टी हाफ। 10 इंटू टी हाफ। तो ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है बेटा? अब देखते हैं बच्चे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो मेरी ऑलरेडी दे रखी है बेटा, कितनी? 100%। अब देखो
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे करोगे? कुछ बच्चे डायरेक्टली 99.9% वैल्यू उठा के डाल देंगे, पर ध्यान से देखो बेटा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह गई है। मुझे बताओ, यहां से हम 100% से स्टार्ट कर रहे थे और 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, तो रिमेनिंग कितनी है? रिमेनिंग कैसे निकालोगे बेटा? 100 माइनस 99.9%, और ये आपको वैल्यू देगी बेटा 0.1%। समझ में आया? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कितनी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन रह गई है। उसने देखो क्या बोला, 99.9% जो उसकी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो रिमेनिंग कितनी है? 0.1%। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो, अब देखो, अगर आपको याद होगा जो मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसके लिए ये इक्वेशन, दैट K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इनटू लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, क्या मुझे यहां पे सी नॉट की वैल्यू पता है? आप कहोगे बिल्कुल। कितनी बेटा? 100%। क्या मुझे यहां पे सीटी की वैल्यू पता है? बिल्कुल। कितनी? 0.1%। ये दोनों वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में डालो। जैसे ही डालोगे आपको एक रिलेशन डिराइव होगा बेटा, जो कि आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इसको आप सॉल्व करके देखना बेटा, आपको यही रिलेशन डिराइव होगा, दैट K इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टी। ये बात क्लियर हुई? चलो, ये रिलेशन मिला आपको इस वाली इक्वेशन से, जो कि आप बोल सकते हो पहली इक्वेशन। अब देखो, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में भी रिलेशन पता है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब जैसे ही देखो आपने हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट का रिलेशन लिखा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। क्लियर? अब ध्यान से देखना बेटा, जो के की वैल्यू आई थी ये पूरी की पूरी आप इसको उठा के यहां पुट करो। जैसे ही पुट करोगे आपको रिलेशन मिल जाएगा, दैट टी इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा रिलेशन इस के की जगह डाल के देखना, और जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको क्या रिलेशन मिल जाएगा, दैट टाइम इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। क्लियर बच्चा? ये बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, कभी कभी कुछ रिएक्शन का ऑर्डर है ना, कुछ कंडीशन से डिफर कर जाता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी आपको नेचर में देखने को मिल जाती हैं, जो उनके रिएक्शंस के ऑर्डर होते हैं ना बेटा, वो नेचुरल कंडीशन से ऑल्टर होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी ऑर्डर का रिएक्शन ओरिजिनली 2 था, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं बेटा, कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से जो उनका ऑर्डर 2 होने की बजाय कुछ और हो जाता है, कुछ और हो जाता है, यानी कि 1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा या जो भी हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो पहला पॉइंट देखो, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज समटाइम्स ऑल्टर्ड बाय कंडीशंस, यानी कभी कभी कुछ रिएक्शंस के ऑर्डर है ना, वो कुछ कंडीशन से ऑल्टर करते हैं बेटा, यानी कि चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कुछ रिएक्शंस है जिनका ओरिजिनली ऑर्डर 2 क्या होगा, 2 होगा फॉर एग्जांपल, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से उनका जो ये ऑर्डर है वो 2 नहीं रहता, या तो वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो ऑन। वो तो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये बात क्लियर हुई बेटा? आप देखो, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो कि फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ फॉलो कर रही होंगी। यानी कहने का मतलब है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां पे n की वैल्यू 1 होंगी, ऑल्दो ऑल्दो दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब अभी जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हो सकती हैं जहां पे उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो बेटा, 2 हो, लेकिन जब देखा गया उनका रियल ऑर्डर, तब देखा गया कि उनका जो ऑर्डर था वो कौन सा था बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर यानी कि n इक्वल टू 1। और वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ कंडीशंस की वजह से उनका जो ऑर्डर था वो ऑल्टर हो गया। इसी का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। आप कहोगे कौन सा सर?
ये रिएक्शन है बेटा दी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। जब आप इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करते हो तो उस केस में जो आपकी रिएक्शन का ऑर्डर निकल के आता है वो हो जाता है 1। लेकिन रियलिटी में उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है बेटा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ पा रहे हो बेटा? फॉर एग्जाम्पल इथाइल एसीटेट को देख लेते हैं। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट क्या होता है बेटा? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, O, और यहां पे लगा होगा बेटा आपका C2H5। और इसका क्या हुआ बेटा? हाइड्रोलिसिस। इसका क्या हुआ बेटा? इसका हुआ बच्चे हाइड्रोलिसिस। तो रियलिटी में इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना वो है बेटा 2। रियलिटी में इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 2। लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से इसका जो ऑर्डर है वो हो गया बेटा ऑल्टर्ड। और ऑल्टर्ड होने के बाद जो इसका फाइनल ऑर्डर निकल के आया वो निकल के आया बेटा N=1। ये बात क्लियर हुई बेटा? तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है इथाइल एसीटेट और वाटर के बीच में, जिसको आप कहते हो बेटा दी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो रियलिटी में ये क्या थी बेटा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से ऑल्टर हुआ और फाइनली इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया बेटा? N=1। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई स्टार्टिंग में तो इस रिएक्शन का ऑर्डर देखो N=2 था, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से ये ऑर्डर था इसका ऑल्टर्ड हुआ और फाइनली मुझे क्या मिला? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन ये है कि जो उस रिएक्शन में वाटर लिया गया था वो काफी ज्यादा मात्रा में लिया गया था। अभी क्या हुआ था? हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट यानी CH3 COO C2H5। क्या हुआ था बेटा? इसका हाइड्रोलिसिस। तो वो क्या कह रहा है बेटा कि इस रिएक्शन का ओरिजिनली ऑर्डर कितना था? 2। लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से ऑल्टर होने के बाद इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना रह गया? N=1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो यहां पे हमने वाटर लिया था ये काफी एक्सेस में लिया। अच्छा मुझे बताओ, अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है बेटा दोनों पे। फॉर एग्जाम्पल वो इथाइल एसीटेट पे भी, सॉरी, इथाइल एसीटेट पे भी डिपेंड कर रहा है और वो डिपेंड कर रहा है वाटर। अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब क्या है? इस रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज इथाइल एसीटेट एंड वाटर। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इस रिएक्शन का रेट हो गया है, अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया है 1, अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 1 तो उस केस में जो इसका रेट है इन दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक पे डिपेंड करेगा। हाँ या ना? अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर जब N=2 था तो इस रिएक्शन का रेट क्या दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करना चाहिए था? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इस रिएक्शन का ऑर्डर है 1, यानी इस रिएक्शन का रेट इन दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक पे डिपेंड करना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। लेकिन सवाल यह है कि अब इस रिएक्शन का रेट किस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा? ध्यान से देखो, यहां उसने बोला है कि वाटर एक्सेस में ले रखा है। अगर वाटर एक्सेस में ले रखा है बेटा, तो अगर मैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अगर थोड़ी चेंज भी कर दूं, ऑल्टर भी कर दूं, तो क्या रिएक्शन की रेट पे डिपेंड करेगा? बताओ। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे वाटर जो ले रखा है बेटा वो ले रखा है एक्सेस में। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बहुत भी ऑल्टर कर दूं तो मेरी जो रिएक्शन की रेट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर मेरा इस रिएक्शन का ऑर्डर N=1 है तो उस केस में इस रिएक्शन का रेट किससे अफेक्ट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसीटेट के कॉन्सेंट्रेशन से। क्या यह बात आपको समझ में आई? बिल्कुल बेटा, ठीक है। और इन रिएक्शंस का एक नाम होता है, उनको बोलते हो बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है बेटा?
कि रियलिटी में इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है बेटा 2, लेकिन कुछ कंडीशंस के ऑल्टर्ड होने की वजह से फाइनली जो इनका ऑर्डर हो जाता है वो हो जाता है बेटा 1। तो उन रिएक्शन को नाम दिया गया कौन सा बेटा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और वहीं पे अगर आप ये रिएक्शन देखोगे इथाइल एसीटेट और वाटर की, तो इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके देखो क्या बनाया बेटा? इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल। तो ये आप रिएक्शन याद कर सकते हो बेटा। ठीक है बच्चा। एक और रिएक्शन है जिसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, वो बोलते हैं बेटा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इस केस में भी आप याद कर सकते हैं दैट इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इसकी आप यहां पे रिएक्शन देख सकते हैं बेटा। क्लियर बच्चा? आगे बढ़े, चलो आगे देखो। अब हम बात कर लेते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, वो भी कौन सी बेटा? इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब मान लो मेरे पास यहां पे रिएक्टेंट है और वो गया बेटा प्रोडक्ट में। समझ पा रहे हो मेरा बात? मेरे पास यहां पे रिएक्टेंट है, ए क्या है मेरा? रिएक्टेंट। और बी क्या है मेरा? प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन इररिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जब ए एक बार अगर बी में कन्वर्ट हो गया तो बी वापस ए में नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हो? अगर ये इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो बस ये रिएक्शन ए की डायरेक्शन में आगे जाएगी, यानी कि ए विल गेट कन्वर्टेड इनटू बी। अगर बी से हम ए वापस बनाना चाहेंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन है कि ये इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये बात क्लियर हुई बेटा? ये बात क्लियर हुई? अब चलो ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अब मुझे सपोज करो मुझे बनानी है बेटा मैगी। मुझे बनानी है मैगी। मैगी के लिए मुझे क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी? मैगी बनाने के लिए मुझे सबसे पहले बेटा मैगी चाहिए होगी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। मुझे उसके लिए पानी चाहिए होगा बेटा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। और उसके बाद मुझे बेटा चाहिए होगा मैगी मसाला। यही चाहिए होगा बेटा। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक मैगी ले लूं और अगर मैं वाटर ले लूं और मैगी मसाला ले लूं, तो इतने में क्या मुझे फाइनल मैगी मिल पाएगी? अगर बस मैं यही चीज ले लूं दैट इज मैगी, पानी और मैगी मसाला, और मान लो कुछ आपने वेजिटेबल्स भी डाल दी उसमें, आपने उसमें वेजिटेबल्स भी डाल दी, अगर ये चारों इंग्रेडिएंट्स में ले लूं तो क्या मुझे फाइनल प्रोडक्ट मैगी मिल पाएगा? आप कहोगे नहीं सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आप चाहे कितने भी इंग्रेडिएंट्स ले लो, जब तक इन चारों इंग्रेडिएंट्स को आप हीट प्रोवाइड नहीं करोगे, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको सप्लाई नहीं करोगे, ये फाइनली आपको मैगी फाइनल प्रोडक्ट नहीं देगा। क्या इस बात से सारे बच्चे सहमत हैं, हाँ या ना? ये बात क्लियर है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लेने से मुझे फाइनल मैगी नहीं मिल पाएगी, मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर होती है, हाँ या ना बेटा? चलो अब देखते हैं बेटा, अब इसका ग्राफ देखते हैं बेटा। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं हमारा एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के केस में। तो एनर्जी यहां पे हम लगाएंगे बेटा वाई एक्सिस में, और रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जा रही है उसको लगाएंगे बेटा एक्स एक्सिस में। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? अच्छा मुझे बताओ, मैगी, वाटर और वेजिटेबल और मैगी मसाला का कुछ ना कुछ मास रहा होगा बेटा। आप ये तो नहीं बोल सकते इन चारों इंग्रेडिएंट्स का जो मास है वो नेग्लिजिबल होगा, हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल सी बात। अगर इनका कुछ ना कुछ इनिशियल अमाउंट ऑफ मास रहा होगा तो इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके पास ऑलरेडी होगी बेटा। अरे हाँ या ना? अगर इनका कुछ ना कुछ मास इनिशियली रहा होगा तो इसका मतलब इनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी होगी, हाँ या ना बेटा? ये बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए पहला वाला आप जरा ग्राफ देखो, वो हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट्स के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी है।
समझ पा रहे हो? अरे अगर मास है तो एनर्जी तो होगी ना बेटा। अगर उनके पास इनिशियली कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है तो एनर्जी तो होगी ऑलरेडी। इसलिए ये रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। इसलिए उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लियर बेटा? अब देखो, जैसे जैसे इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं तो ये ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। हाँ या ना बेटा? अब देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, इसको आप क्या बोलते हो बेटा? इसको बोलते हो बेटा थ्रेशोल्ड पॉइंट। थ्रेशोल्ड पॉइंट, थ्रेशोल्ड पॉइंट का मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाने पे आपकी मैगी खराब हो सकती है। यानी थ्रेशोल्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि मुझे उतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए थी इस मैगी को बनाने के लिए। अगर उस हीट से अगर मैं ज्यादा जाता हूं तो मेरी मैगी जल जाएगी या फिर खराब हो जाएगी। ये बात समझ में आई? तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी मैगी बनाने के लिए, वो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल चुकी है, जिसको आप कहते हो बेटा थ्रेशोल्ड पॉइंट या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बात क्लियर हुई? अब देखो बेटा, एक बार मैगी बन जाती है, आपकी काफी गर्म होती है और धीरे धीरे क्या होने लगता है बेटा, वो ठंडी होने लगती है। आप मैगी को हमेशा ठंडा करके तो खाते हो, ये तो नहीं कि बस एकदम कढ़ाई से एकदम गर्मा गर्म और सीधे मुंह में डाल लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर कभी आप चाय बनाते हो, चाय को ठंडा करके तो पीते हो ना, ऐसा तो नहीं सिर्फ भगोने में चाय बनाई खौलती हुई सीधे मुंह में डाल ली, ऐसा नहीं बेटा। तो उसके बाद क्या होगा बेटा, जैसे ही उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई उसको पूरा बनने में, उसके बाद उसकी एनर्जी ड्रॉप होने लगी होगी। हाँ या ना? तो उसकी एनर्जी दो तरीके से ड्रॉप हो सकती है। दो तरीके से ड्रॉप हो सकती है। अब पहले केस में बात कर लेते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, अब देखो यहां से उसकी एनर्जी ड्रॉप हुई, ड्रॉप हुई, ड्रॉप हुई और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फ्लैट हो गई। क्लियर बात? अब देखो बेटा, ये वाला पर्टिकुलर क्या था, ये आपके पास रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट थी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। इतना जो पर्टिकुलर पॉइंट था वो आपकी ऑलरेडी क्या थी बेटा, ई आर। रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। इस रिएक्टेंट को हमने एनर्जी सप्लाई करी 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 और इस पॉइंट तक पहुंच गए। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से ले तक, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट तक हम क्या बोलेंगे बेटा, ई ए, जिसका नाम है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। समझ में आई बात बेटा? ध्यान से देखना बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट में आके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जो मेरा रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मेरी जो मैगी के इंग्रेडिएंट्स थे, मैगी, वाटर, वेजिटेबल मसाला, वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गए, मेरा मैगी फाइनल प्रोडक्ट में। तो इस केस में आके एनर्जी फ्लैट हो गई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ले तक, इस एक्स एक्सिस तक, यहां पे मेरी प्रोडक्ट की क्या आ गई बेटा, एनर्जी आ गई। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब मुझे इस चीज बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है बेटा? डेल्टा एच का मतलब बेटा एंथैल्पी चेंज। बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मेरा जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है बेटा? आप कहोगे वो मेरा होता है पॉजिटिव। हाँ या ना बेटा? अरे हाँ या ना? डेल्टा एच मेरा क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव। अब डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यही होता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ये तो। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ये तो बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बच्चे। अब इस ग्राफ को बच्चे ध्यान से देखना। अब हम यहां पे निकालेंगे बेटा डेल्टा एच। ध्यान से देखना बेटा, डेल्टा एच एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है। और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को आप एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से भी रिप्लेस कर सकते हो और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर आप यहां पे एंथैल्पी या फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट देखोगे तो आपको ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। और जब आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट या फिर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखोगे तो आपको ये वाला पर्टिकुलर एरिया मिल रहा है।
अब ध्यान से देख के मुझे बताओ, ईपी दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? ध्यान से देखो बेटा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मेरी यहां से यहां तक है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मेरी यहां से लेकर यहां तक है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ध्यान से देख पाओगे दैट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मेरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है, या फिर मैं कहूं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये बात क्लियर है बेटा? हाँ है ना? ग्राफ से देखो बेटा, अगर मेरी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है तो ये रिलेशन मेरा हमेशा क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा, नो मैटर व्हाट, क्योंकि मेरी जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से हमेशा ज्यादा है। किस केस में बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर बात बेटा? अब दूसरा केस देख लो, कौन सा बेटा? एक्सोथर्मिक वाला केस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में मेरा जो डेल्टा एच होता है वो होता है मेरा बेटा नेगेटिव। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब उस केस में आपका ग्राफ देखो, यहां तक आपका जो क्या था, रिएक्टेंट की एनर्जी जो कि ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट थी, क्योंकि अगर रिएक्टेंट के पास कुछ मास है तो उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। इस रिएक्टेंट को हमने एनर्जी सप्लाई करी 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 और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई। उसके बाद उसकी एनर्जी ड्रॉप होगी ड्रॉप होगी ड्रॉप होगी ड्रॉप होगी और यहां आके उसकी फ्लैट हो जाएगी एनर्जी बेटा। अब यहां पे आप एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर करो, तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट क्या है बेटा हमारा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब इस केस में अगर आप एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे तो ध्यान से पाओगे तो इस केस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट किससे बड़ी है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। तो इस केस में अगर आप डेल्टा एच निकालोगे, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और ध्यान से देखो मेरा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट किससे बड़ा है बेटा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये वाला रिलेशन मेरा क्या आएगा बेटा? हमेशा नेगेटिव, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मेरी हमेशा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से क्या रहने वाली है बेटा? कम। अगर हम किसी छोटे नंबर को माइनस करते हैं बड़े नंबर से तो हमेशा मुझे रिजल्ट क्या मिलता है बेटा? नेगेटिव। इसलिए एक्सोथर्मिक के केस में जो मेरा डेल्टा एच मिला वो मुझे क्या मिला बेटा? नेगेटिव मिला। और एंडोथर्मिक के केस में मुझे डेल्टा एच मुझे क्या मिला बेटा? मुझे मिला पॉजिटिव। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर हुई? हाँ या ना बेटा? चलो, इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।